बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई बहुत रेयर कभी ऐसा चांस होता है कि सीबीएसई इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना दे। तो आपको इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालकर शुरू करना है। टॉपिक सर ये टॉपिक क्यों बनाया गया? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कभी भी कोई भी चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक जो होता है लास्ट वाले टॉपिक से जो चीज डिफाइन नहीं की गई होंगी, हो सकता है शायद वो इस वाले टॉपिक में बेटर तरीके से सिखाया गया हो। यही चीज हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है। आप सभी ने अभी तक फ्लक्स निकालने के बहुत सारे तरीके देखे, लेकिन अब जब ये बात कर रहे हैं कि इसमें फ्लक्स जो है वो आप एक अलग तरीके से निकाल सकते हो, बेहतर तरीके से निकाल सकते हो और इजी करके निकाल सकते हो। आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, अंडरलाइन क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो फ्लक्स जो कह रहे हैं मैथमेटिकली हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज इक्वल्स टू, निकालने का तरीका सर इंटीग्रेशन करते थे हम किसका, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का। और सर क्या लिखते थे, और लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा। ये तीनों ही चीज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड। इनका कहने का मतलब ये है उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा उसके 1/ε0 टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। तो शॉर्ट में यदि कहा जाए तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इसको हटा देते हैं हम, ये लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0। ये हमारे पास बच्चों चीज आ गई है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इसमें कहानी क्या है, चार्ज एनक्लोज का मतलब क्या है सर, मैं आपको उसका मीनिंग समझाता हूं। जैसे बच्चों आपके पास ये एक शेप है, इसके अंदर मेरे पास 2 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम चार्ज है, और कुछ चार्ज यहां पर एक 5 या 7 मान लेते हैं, 7 माइक्रोकुलम बाहर भी रखा है यहां पर, और एक यहां पर भी 2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। तो मुझसे कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आपको फ्लक्स निकालना है भाई इससे। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स निकालने का तरीका फाई ई इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो बच्चों इसके अंदर बताइए चार्ज, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। मुझे इससे और इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चार्ज एनक्लोज कितना है, ये +2 और ये +5, 5 और 2 7, 7 - 3 4 आ गया। तो हमारे पास जो चार्ज एनक्लोज्ड आया है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 माइक्रोकुलम आया है। दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड। तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड 4 × 10⁻⁻6 अपॉन ε0। ε0 की वैल्यू हमको आपको पता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये वाला सरफेस लिया गया, ये सरफेस। तो कभी मैं किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज है भाई, काफी बार पेपर्स के अंदर पूछी गई है, कभी पूछा जाता है, जैसे अब एक नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो कह रहे हैं एक स्फीयर के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। भाई डायपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ -q ये +q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2a। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, है ना भाई। सर सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, हम चार्ज एनक्लोज निकालेंगे।
चार्ज एनक्लोज्ड, कितना आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना हो गया बच्चों जीरो, चार्ज एनक्लोज तो जीरो है, जब वो जीरो है तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, फाइ नेट हमारा आ जाएगा एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो। बात समझ में आई, कितना इजी हो गया कंसेप्ट आपके लिए। अब यदि मैं बात करूं उस वाले की तरीके से जैसे हम बात कर रहे थे उसमें, जो अभी तक लास्ट आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला किया था, तो उसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस थोड़े से अलग रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखे, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, है ना भाई। तो इस तरीके से अच्छा एक चीज और भी है हमारे पास। पहली चीज तो हमें ये समझ में आई, सर यदि किसी और मीडियम की बात की जाए, चार्ज और सरफेस के बीच में मीडियम कोई और रख दिया गया है, तो इन एनी अदर मीडियम आपको पता होगा सर, हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो फ्री स्पेस के लिए है। यदि हम किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारे पास चीज आ जाएगी चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां पर आप और कर सकते हो, एप्सिलॉन किसके बराबर होता है बच्चों, एप्सिलॉन हमारा होता है k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मैं बात करूं कि सर इससे आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, इससे आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। हम इसे लिख लेंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये फर्क आपके पास आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां आपने मैथमेटिकल लिखा होगा वहां पर करके लिख लेना या फिर नोट डाल के लिख लेना कि मीडियम यदि कुछ और होगा तो हमारे पास फॉर्मूला कोई और लगेगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की। पहली चीज सर इसको प्रूव कैसे करें, आपने बोल दिया क्या हम मान लें इसको, ये वाली चीज पूछने वाली है भाई। आपने जो बोला है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही बात करते हैं भाई, एक क्वेश्चन हमारे पास उसी चीज के ऊपर है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर प्रूव करके देख लेते हैं। क्या बोला है बच्चों, ये सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है इसने ये बोला है कि सर मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, एक -2q और एक +2 located at this and this. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a is center at the origin. तो इस तरीके से भाई वो हमसे पूछ रहा है। तो भाई मेरे पास पहली चीज तो मेरे पास ये एक्सिस आ गई y एक्सिस और एक मेरे पास आ गई है x एक्सिस। ठीक है भाई, मैं पॉइंट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ये मेरे रहे 0,0, ये मेरा पहला पॉइंट रहेगा दैट इज a,0, ये रहेगा मेरा 2a,0 और ये मेरा रहेगा 3a,0 और यहाँ पे आओगे तो 4a,0। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो भाई एक तो चार्ज निर्भर मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज कितने का है भाई हमारे पास -2q का, कहाँ पे रखा हुआ है a,0 पे, और एक रखा हुआ है +q, ये हमारे पास है। ठीक है भाई, दो चार्ज रखे हुए हैं x एक्सिस के ऊपर। फिर कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीस टू चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। तो हमसे कहा गया है भाई सर एक ना स्फीयर बनाइए आप, क्या रहेगा जिसका उसकी रेडियस है 3a। यहां से हमें शुरू करना है, तो यहां से शुरू करते करते क्या करेंगे भाई, हमें कहां तक जाना है, वो आगे चले आगे चले आगे चले यहां तक, है ना, यहां तक पहुंच गए। इस स्फीयर के से अंदर से हमें निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास एक मार्कर या 1 मार्कर में आया होगा। तो क्या रहा है बताइए इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई जब कभी भी आपको ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो एक मात्र फॉर्मूला हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू फाइ E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बच्चों, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बताना इस स्फीयर से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इस स्फीयर से चार्ज एनक्लोज्ड है 2q। तो हमारे पास फाइ E जो आ जाएगा कितना आएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा आंसर। ये वाला q तो बाहर है ना उसके लिए, लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस चार्ज था, तो भाई इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएंगी, अंदर की तरफ आ जाएंगी। बस फर्क इतना ये रहेगा।
भाई आपके पास डिपेंड करता है ना कि कितना आपके पास हो रहा है, तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा फर्क मिल जाए। पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होती, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएगी। इतना छोटा सा फर्क आपको मिल जाएगा। ये चीज क्या कर रहा है भाई, ये भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, गॉस थ्योरम के ऊपर ही है। तो आइए सबसे पहले भाई हम प्रूव की बात करते हैं। स्टेट, दो चीज आती है आपके पास पेपर के अंदर, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो भाई स्टेट तो हमने कर दिया ये रहा, ठीक है। यदि हम बात करें तो उसमें लिखते हैं प्रूव ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूव कैसे करें, क्या कह रहा है भाई ये, सबसे पहले सर हमने क्या करा है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो, कंसीडर अ सोर्स चार्ज, ठीक है भाई। यहां आपने सोर्स चार्ज को कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले चीज, सर अभी आपने कहा था कि मुझको गॉस थ्योरम यूज करना है, लेकिन गॉस थ्योरम बच्चों वैलिड ही सिर्फ एक कंडीशन में होती है, जब वो एनक्लोज्ड किया जाए किसी सरफेस के अंदर। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हो, तो क्या करें, इस चार्ज को हम इनक्लोज कर देते हैं एक छोटे से स्फीयर के लिए, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर दें, नहीं, ओके अब साथ में आ गए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, तो बच्चों यहां से मेरे पास क्या देखो, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कैपिटल क्यू, और इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी हर डायरेक्शन में, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी और इधर भी। हमने क्या किया, छोटा सा एक सरफेस को लेट कर लिया है, अलग कलर से लेट कर लेते हैं भाई इसको, ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा सर बताइए बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पहली चीज तो यहां से एक ईस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ जाएंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो मैंने इस सरफेस से, इस छोटा सा सरफेस जो मैंने माना है, जिसको मैं डीएस सरफेस बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने ये मान लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जा रही है बेटा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है बाहर, ठीक है। और इस सरफेस के नॉर्मल भी होंगे, दो नॉर्मल रहेंगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, लेकिन आपको पता होगा हम लेते हैं बाहर की तरफ, ये रहा बाहर की तरफ। तो नॉर्मल भी बच्चों कहाँ रहा हमारा, बाहर की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, या फिर नॉर्मल की क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आर इन दी सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन क्या है बच्चों, आउटवर्ड, या फिर क्या कह सकते हैं हम, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए अच्छा सा, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है सर, रेडियली आउटवर्ड का मतलब है रेडियस के अलोंग, बाहर की तरफ जाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चों, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम है इस छोटे से सरफेस से पहले तो मैं कंसीडर कर लूं, थोड़ा सा कंसीडर करने के लिए क्या करना है, सपोज द सरफेस S is a sphere of radius r centered on Q। इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तो है ही बच्चों ये, पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इस चीज के लिए आपको लेना है, हमने एक डायग्राम ऐसे ही बनाया हुआ था जिसके अंदर यहाँ पे हमने चार्ज रखा हुआ है, ये छोटा सा एरिया माना, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हमारा इसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो हमने कर दिया है काम सारा, ठीक है ना। ये वाला काम तो हम कर चुके हैं। चलिए सबसे पहला काम क्या आ गया भाई, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। सर पॉजिटिव चार्ज को
हमने इनक्लोज किया क्योंकि गॉस थ्योरम हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। ये वाला काम हमने ऐसे किया, हमने ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में। ये क्यों बताया भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा फॉर्मूला होता है E ds cos थीटा, एंड cos थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। तो क्या बोलेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखने का तरीका बड़ा ध्यान से देखना है आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस कितना? ds। छोटे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? आइए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। छोटा सा है तो d फाई निकलेगा, d फाई e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन वो तो फाई लिख लेंगे, फिर हमसे क्या लिखेंगे? फाई e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू 0 आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए आ गया ये। तो क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इसे बाहर निकाल लो, ds रहेगा, और cos के लिए क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया है। अगले स्टेप में इसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसे, मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0, और cos 0 कितना होगा बच्चों? हमारा 1, हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो फाई e मेरे पास यहाँ पे आ गया है। बच्चों ds का इंटीग्रेशन बताइए मेरे को एक बार। ये स्फेयर है, छोटा सा एरिया आपने माना था, ये इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ds को इंटीग्रेट जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद हमारी लिमिट रहेगी, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, एंड विच इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो e 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर तक। ये मेरा ds आ जाएगा, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा आ रहा है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, अब एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम? एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small point source charge at a distance r। ये कह रहा है भाई इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताना। इसकी वजह से यहां पर फॉर्मूला बढ़ा हमने k q बाय r स्क्वायर। इस पॉइंट पे भी इतना ही होगा, इस पॉइंट पे भी इतना ही होगा, इस पॉइंट पे भी इतना ही होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि हर तरफ जो r है वो क्या है बच्चों? सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल पॉइंट सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? k q बाय r स्क्वायर, जैसे क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है ना भाई? तो इसको इक्वेशन डाल देते हैं 1, इसे डाल देते हैं 2, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, या पुट क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेशन 1 पुट कर दो भाई, कितना आएगा बताइए? फाई कितना आएगा? फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से ये कट गया, फाई e जो हमारे पास आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे q क्या होगा बच्चों? एनक्लोज्ड वाला जो स्फीयर के अंदर था। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्फीयर बनाना है बच्चों। स्फीयर बनाने के बाद उसे कंसीडर करोगे, कंसीडर करने के बाद आप बताओगे कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 बनना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना छोटे से एरिया से, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाल लेना। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम होता है, विच इज k q बाय r स्क्वायर। उस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, फाई e इज इक्वल टू
क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके। उसके बाद हमने बेहतरीन सा क्वेश्चन देखा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सीबीएसई 2020 का। कह रहा है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो है, अंदर से खोखला है, जिसकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। मतलब ऐसा है, ये जो शेप है ना, मैं आपको शेप बताता हूँ इसकी क्या है। शेप इसकी इस तरीके से है कुछ, ये हमारा बड़ा स्फीयर रहा होगा और एक ये छोटा स्फीयर रहा होगा, और यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जैसे ये वाला चीज भरी हुई है ऐसे, ये हॉलो हो गया। क्योंकि इसने क्या बोला है, इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की ये अलग है और ये अलग। यहाँ तक की रेडियस को बच्चों हम बोल रहे हैं व्हाट, ये रेडियस को हम बोल रहे हैं r1 और इस रेडियस को हम बोल रहे हैं r2, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए क्या बोल रहा है भाई आगे वो, ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज ऑल्सो प्लेस एट द सेंटर। बेटा यहां पर हमने एक माइनस क्यू चार्ज को रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस कह रहा हूं, प्लेस कर दिया है। सो क्या बोल रहा है ये, क्या बोला है इसने कि इस तरीके से चार्ज को प्लेस कर दिया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द, तो दो चीज निकालनी है हमको, पहली चीज इनर और आउटर। भाई आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब आपके पास जो ये वाली चीज है ये न्यूट्रल रही होगी, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर आपके पास आपने रख दिया था माइनस क्यू, जब माइनस क्यू रखा तो ये अपने अंदर से, सपोज मान लेते हैं पूरी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू चार्ज था इस पे, मतलब न्यूट्रल जो है वो, क्या बोला इसने, न्यूट्रल बॉडी है ना, हाँ, जिसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है आपके पास, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू ऑन इट्स सरफेस। भाई आपको पता होगा माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो ये इसके सरफेस के इनर साइड पे चार्ज को इंड्यूस कराएगा, और चार्ज इंड्यूस कितना होगा, जितना इसका चार्ज रहा होगा। तो बाहर हमारा चार्ज कितना है, माइनस क्यू, माइनस क्यू ही चार्ज आपके पास, देखो माइनस चार्ज है तो कौन सा चार्ज इंड्यूस कराया हुआ है इसने, माइनस है तो प्लस चार्ज इंड्यूस करवाया हुआ है इसने। तो ये चार्ज हमारा इंड्यूस हो चुका है, चार्ज इंड्यूस प्लस, ठीक है ना। यहां पे आपके पास जो चार्ज इंडक्शन हुआ है वो हो गया होगा प्लस, तो सरफेस के इनर साइड में बच्चों हमारा चार्ज आ गया है प्लस चार्ज। अच्छा यहां पर आ गया है प्लस, सपोज यहां पे मान लेते हैं हमारे पास x चार्ज आ जाएगा, x, तो क्या होगा, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे आ गया हमारा प्लस स्मॉल क्यू। तो मेरा कहना क्या है कि बताइए इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आया होगा। हमने मान लिया सपोज x, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा बच्चों, कैपिटल क्यू। क्यों भाई, इस पूरे कंडक्टिंग पार्ट में चार्ज ही कितना था, कैपिटल क्यू था। भाई मेरे पास पूरी बॉडी में, जैसे आप देखोगे ये वाली मेरे पास एक बॉडी है, आपने चार्ज इंड्यूस कराया, इंड्यूस करा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और कुछ चार्ज इधर आ गया, दोनों का टोटल कितना होगा, कैपिटल क्यू तो होगा ना। तो इधर वाले का हमारा चार्ज कितना है, प्लस क्यू, उधर का चार्ज कितना है, प्लस एक्स, टोटल चार्ज कितना हमारे पास हो गया है, कैपिटल क्यू। इधर का और इधर का दोनों का मिला के कितना आएगा, कैपिटल क्यू। तो एक्स कितना आ गया, कैपिटल क्यू माइनस एक्स, तो इधर जो चार्ज आएगा वो हमारा आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस एक्स। ये वाली चीज बच्चों हमारे पास आ गई। इस चीज को आप समझ लेना ढंग से, दोबारा देख लेना एक बार क्या बोल रहा है ये ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या बात हुई है हमारी। देख लो एक बार, देखो जरा इसे भाई, जैसा आपका चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा वो, ठीक है। यदि माइनस है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, यदि ये प्लस होता तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता। इस दर का सरफेस का और इधर सरफेस का दोनों का टोटल हमारे पास कैपिटल क्यू आना चाहिए। तो यदि मेरे पास इधर प्लस क्यू आ रहा है तो इधर वाला हमारा माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि इसको और इसको ऐड करोगे तो प्लस और माइनस कट के कैपिटल क्यू ही बचेगा। इसलिए तो हमारा पहला पार्ट जो था इसका वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर साइड, इनर सरफेस है ना, लिखा हुआ है ना, इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है हमको, बस पहला पॉइंट हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द, कहां पर, इनर सरफेस। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करो क्या होती है, सिग्मा इनर लिख लेते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया,
चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज बताना बेटा इनर वाले पे सर प्लस क्यू, और इसका एरिया बताइए। स्फेरिकल शेप है ना, अंदर वाले का रेडियस क्या है r1 स्क्वायर, तो 4 पाई r1 स्क्वायर आ गया आपके पास। ये हो गया पहले वाले का पार्ट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया तो होता है ना हमारे पास। पार्ट 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो ये क्या बोलेंगे, सिग्मा आउटर कितना आएगा बताइए, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है बेटा इसमें, कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। दो चीजें आ गई, बात समझ में आई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, यूज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। बच्चों एक बाहर एक पॉइंट ऐसा ले लो जहां पे x डिस्टेंस की दूरी पे, यहां से डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस की दूरी पर हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट P। इस पॉइंट से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट लाइंग ऑन दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है सर, जो गॉस लॉ में बच्चों हमने यूज किया था वो आपको काम करना है इसमें। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले तो आप सभी को इसमें से एक क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये रहा गॉसियन सरफेस। ध्यान सुनना, ठीक है भाई। छोटा सा सरफेस लेना पड़ेगा आपको जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इस तरफ और नॉर्मल भी आएगा इस तरफ। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चीज यदि मैं बोलूं आपसे निकालने के लिए क्या बोलूंगा बच्चों में, ध्यान से सुनना इसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल ds एलिमेंट। बताइए कितना आएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या आएगा हमारे पास, e ds cos 0 दैट इज 5e, है ना। तो फ्लक्स कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा इस चार्ज की वजह से, डिस्टेंस सेम है सबके लिए। e इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आएगा, e इंटू 4 पाई x स्क्वायर। x डिस्टेंस लिया ना भाई वहां से लेके यहां तक का। हाँ भाई, इस वाले सरफेस का टोटल सरफेस निकालूंगा तो क्या होगा, स्फेरिकल शेल है, कितना सरफेस एरिया आएगा 4 पाई x स्क्वायर। जैसे इस वाले की रेडियस r1 थी तो इसका कितना है 4 पाई r1 स्क्वायर। आउटर वाले की कितना आएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। बड़े वाले कितना आएगा 4 पाई x स्क्वायर आएगा हमारे पास 5e। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, बताइए भाई, phi e इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। कितना phi e कितना आया बताइए इसका सर, phi e हमारा आया हुआ है e इंटू 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, बताना बच्चों चार्ज कितना एनक्लोज है इसमें। सर एक तो यहाँ पे चार्ज था माइनस क्यू, एक इसका पूरा चार्ज था कैपिटल क्यू। तो इस पूरे बड़े स्फीयर के अंदर चार्ज हमारा आ गया है क्यू माइनस क्यू। भाई देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों कट गए, कितना बचा, ये वाला नेट चार्ज बचा। तो टोटल बड़े वाले स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास कितना टोटल चार्ज है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। नहीं समझ में आई बात, देखो ये तो हमारा स्मॉल क्यू अवेलेबल था, इस पूरे शेल के ऊपर चार्ज कितना था कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू हमारा कितना आ गया है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू आ गया। टोटल नेट चार्ज हमारा आ गया है कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इधर आ जाएगा, तो ई कितना आ गया है 4 पाई सॉरी कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखा था इन्होंने क्या बाहर के लिए, एट ए डिस्टेंस एट पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, तो कहीं भी मान लो तो x ही है हमारा पास। तो ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q माइनस Q अपॉन x स्क्वायर आ गया।
के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन हमारे पास एक आया हुआ है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करके। इसने क्या बोला, फिर दोबारा से हमारे पास स्फेरिकल शेल है, स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पर रख दिया है। तो भाई बताना, देखना दोबारा से आपके पास सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देख लो एक बार, आंसर चेक मैं करवा दूंगा। 2010 में आया था ये, 10 साल पहले, थोड़ा सा चेंज था बस। क्या बोल रहा है बच्चों, ये रहा मेरा स्फीयर है ना, ये रहा मेरा दूसरा, ठीक है। यहां पे हमारे पास रहेगा क्या, ये वाली रेडियस हो गई R1, ये वाली रेडियस हो गई R2, ये R1 ये R2। कैपिटल, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बच्चों, इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, बीच में चार्ज कितना है, यहाँ पे हमारा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, प्लस स्मॉल q। तो क्या रहा होगा भाई, यदि यहाँ प्लस q है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया होगा, ये प्लस q तो ये माइनस q। भाई यहाँ पे माइनस q तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, कैपिटल Q प्लस q। सर वो कैसे आया, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप मान लिया करो माइनस q और यहाँ पे मान लो सपोज x, और टोटल चार्ज कितना है q, तो x कितना हो गया, कैपिटल Q प्लस q आ गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसका चार्ज इस तरीके से होना चाहिए, दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो कैपिटल Q बच जाए, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है, इनर और आउटर सरफेस पे भाई निकालिए दोबारा से सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई इनर का तो निकाल देंगे, कितना आएगा, सिग्मा इनर, बताइए सिग्मा इनर आपके पास आ जाएगा, कितना चार्ज है अंदर, माइनस q चार्ज है इनर वाले पे, अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा आउटर बताइए बच्चों, आउटर आएगा कैपिटल Q प्लस Q अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, ये आ गया। और बताइए क्या बोल रहा है वो, एक x पॉइंट है जो R2 से बड़ा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। आई मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आ जाएगी, बाहर बताना बेटा टोटल चार्ज कितना रहेगा इसमें, ये वाले तो कैंसिल हो गए, ये चार्ज बच गया हमारा, कितना नेट चार्ज इंक्लोज कितना आएगा बताओ, इसका आएगा हमारा 5e चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 5 कितना आएगा बच्चों, e ds cos 0 चार्ज इंक्लोज कैपिटल Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां पे कितना चार्ज आ रहा था, वहां पे आंसर कितना आया था बच्चों हमारा, वहां पे माइनस Q था और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लस Q। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E ds का इंटीग्रेशन कर दो, Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे ले आओगे तुम्हारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई, कितना, ये हमारा आ चुका है 4 पाई एक्स स्क्वायर Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q प्लस Q अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट इसने बोला भाई दो थिन कॉन्सेंट्रिक कोसेंट्रिक हमारे पास एंड कोप्लेनर स्फेरिकल शेल है, ए और बी की रेडियस है, एंड चार्ज हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक Q एंड कैपिटल Q दिया हुआ है। दो हमारे पास शेल्स हैं, अलग अलग चार्ज है, एक के ऊपर स्मॉल q और एक के ऊपर कैपिटल Q है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉमन सेंटर। तो भाई इस तरीके से हम बात करते हैं, शेल हैं दो अलग अलग स्फेरिकल शेल, किस तरीके से, जैसे एक तो शेल हमारी ये वाली हो गई, एक शेल ये हो गई और एक शेल ये हो गई। आप बोलोगे सर पहले वाली भी तो ऐसे थी, नहीं भाई पहले वाले और इसमें फर्क है। क्या फर्क है, इस बार इनके बीच में कुछ भरा नहीं है, ये सेंटर इनका कॉमन O हो गया है, दोनों की रेडियस, पहले वाले की रेडियस जो B है वो A से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या क्या रखा है इन्होंने कि ये और एक ये बाहर वाले का B है और अंदर वाले का A है, और B इज ग्रेटर देन A। दोनों के ऊपर चार्ज दे रखा है, पहले ऊपर चार्ज है Q और बाहर वाले के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। तो इसके ऊपर जो चार्ज है स्मॉल q है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। इस तरीके का चार्ज, मतलब इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज कैपिटल Q, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज स्मॉल q। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां कहां पर, केस नंबर 1, केस नंबर 1 है x डिस्टेंस पे निकालना है, जो
जीरो से बड़ा है और ए से छोटा है, देखो जीरो से बड़ा है और ए से छोटा है, मतलब इससे छोटा है। तो पहला केस नंबर वन, केस नंबर वन हमारा क्या रहेगा बच्चों, केस नंबर वन, व्हेन जो x है जीरो से बड़ा है हमारा और a से छोटा है। बच्चों a से छोटा के लिए क्या बनाएंगे हम बताइए, a से छोटा के लिए मैं जो बनाने वाला हूं एक गॉसियन सरफेस चाहिए बेटा। सपोज मान लेते हैं वो x डिस्टेंस यहाँ पर है, तो मैंने लिया है एक गॉसियन सरफेस एट ए डिस्टेंस x, इसके ऊपर निकालना है। और कहीं भी चार्ज रखा हुआ भाई इसमें नहीं, शेल के ऊपर ही चार्ज। तो बच्चों पहली चीज तो सर निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको, हमें यूज करना पड़ेगा phi e इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर एक बात बताइए, ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, ये क्या हमने माना, ये दैट इज गॉसियन सरफेस। कौन सा गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर कितना चार्ज एनक्लोज है सर, कितना चार्ज एनक्लोज है। आप बोलोगे सर चार्ज एनक्लोज तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि चार्ज हमारा इस शेल के ऊपर और इस शेल के ऊपर है, यहां तो कोई चार्ज ही नहीं था। यदि यहां चार्ज होता तो हम मानते। तो इसमें पहले वाले केस के लिए जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वही हमारे पास कितना है बच्चों, जीरो है। और जैसे चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया तो फ्लक्स कितना निकालोगे, फाई ई की जगह हमारे पास आता है ई डी एस कॉस जीरो। जीरो क्यों आएगा सर, यहां पर आप जैसे मानते भी तो नॉर्मल आप बाहर की तरफ आता, और चार्ज होता भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे जीरो ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू वाला टर्म जीरो आया हुआ है। तो भाई जब हमारे पास नेट चार्ज ही इनक्लोज जीरो है, तो यदि मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, ई डी एस कॉस जीरो, चार्ज एनक्लोज की जगह जीरो, कॉस जीरो वन, तो ई इज इक्वल्स टू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। तो भाई पहले वाले केस में तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। दूसरे वाले केस की हम बात करते हैं, दूसरे वाले केस की क्या बात करें, पहले तो इसे साफ करते हैं। अब हमारे पास जो x है वो क्या है, a से बड़ा है b से छोटा है, मतलब a तो हमारा हो गया ये, b हमारा हो गया ये, तो यहाँ a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट रहा, तो गॉसियन सरफेस जो आप मानोगे वो ये मानोगे x डिस्टेंस। अब पहली चीज बताइए, क्या यहाँ पे चार्ज इंक्लोज है, आप बोलोगे यस सर, यहाँ पे चार्ज इंक्लोज था, क्यों। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा चार्ज कितना इंक्लोज है बच्चों, स्मॉल क्यू इंक्लोज्ड है। तो क्या करें सर, दोबारा सर एक छोटा सा एरिया मानेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, नॉर्मल बाहर की तरफ जाएगा, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा। तो दोबारा से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस कितना आएगा, कौन सा स्मॉल सरफेस है, ds, इसको हमने ds सरफेस मान लिया है। तो बताइए कितना आएगा हमारे पास, e ds cos जीरो phi e, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट होगा, यहां से यहां तक के लिए एक r डिस्टेंस पे e कांस्टेंट, क्योंकि पूरे स्फीयर का डिस्टेंस क्या है, सेम है उससे। तो ds इसका कितना आएगा हमारे पास, e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। चार्ज इंक्लोज कितना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ या थ्योरम, क्या फाई ई इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों फाई ई कितना आ गया हमारे पास, e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, चार्ज इंक्लोज कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ना इन तीनों केस में से क्या बदलेगा, q एनक्लोज्ड, बाकी सब तो सेम है ना। तो हमारे पास E कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू Q बाय KQ बाय एक्स स्क्वायर। इससे तीसरे वाले केस की बात करोगे, जब हमारा x जो है वो b से बड़ा है और इन्फिनिटी तक है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हमें कोई पॉइंट मानना पड़ेगा बाहर, और इस बार हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो और बड़ा होगा, और जब इससे बड़ा होगा तो इस गॉसियन सरफेस में बताना बच्चों कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा,
दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। जब दोनों चार्ज इनक्लोज होंगे तो इस केस 3 में हमारे पास आ जाएगा, केस 3 में चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास बच्चों आएगा व्हाट, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, दोनों चार्ज इनक्लोज होंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, phi E इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आ जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अभी भी सेम रहेंगी। Q enclosed की जगह कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तुम्हारा फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। So this is the electric field when point is outside both the shells. Between the cells में हमारे पास आ जाएगा KQ by एक्स स्क्वायर, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि उसके अंदर तो हमारा चार्ज कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी केस के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन इस बार पूरी के अंदर चार्ज नहीं है, थोड़े से अंदर, और मतलब यहां इसके दोनों शेल के बीच में और एक सेंटर में चार्ज है। सरफेस 1 हमारा पहले वाला है, सरफेस 2 हमारे पास ये वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन तो जेई मेंस के अंदर भी आने लग गए हैं 2 सालों से, तो ये चीज आपको देखनी है। क्या कर रहा है, सरफेस 1 जो हमारा है स्फीयर 1 है, उसकी रेडियस r1 है, इस वाले की r1 है, इसकी रेडियस r1 है और बाहर वाले की रेडियस r2 है। ठीक है, एनक्लोज ऑन नेट चार्ज कैपिटल Q, दो छोटा वाला स्फीयर है उसके अंदर नेट चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2, दो वाले की रेडियस R2 है, क्लोजिंग चार्ज 2Q, उसके बड़े वाले और छोटे वाले के बीच में चार्ज हमारा 2Q है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 एंड सरफेस 2। तो पहला काम तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। सरफेस 1 से फ्लक्स कितना आ रहा है, तो फाई 1 कितना आ रहा है बच्चों, फाई 1 कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, तो फाई 2 हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, एड़ा सरफेस 2 के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, ये भी एनक्लोज और ये भी एनक्लोज है, तो कितना आ जाएगा Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा फाई 2 हमारा 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया है फाई 2, ये हमारा आ गया है फाई 1, दिस इज फाई 1 एंड दिस इज फाई 2। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस 1, एंड उन दोनों का रेशियो निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ फाई 1 और फाई 2। फाई 1 हमें पता लग गया है कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी बात करोगे तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट गया, Q से ये कट गया, 1/3 आ गया। सो 1/3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो फाई 1 और फाई 2। कह रहा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if the medium of dielectric constant K is introduced in the sphere of inside S2 instead of air। ये कह रहा है इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना चेंज होगा यदि इन दोनों के बीच में, ये जो बीच वाला स्फीयर है ना, ये वाला यहाँ पे, यदि यहाँ पर आप एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दो जिसका कांस्टेंट K है। मेरी एक बात बताओ, आप इस चार्ज और गॉसियन सरफेस के बीच में यदि आप कुछ डालते तो उसका कुछ फर्क पड़ता? भाई आपने क्या बोला है, यदि बाहर आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला हमारा क्या है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस चार्ज से और गॉसियन सरफेस से जो भी हमारा मीडियम होगा, यदि उसमें कुछ आप इंसर्ट करते हो तो कुछ चेंज होगा। भाई बाहर वाले से में क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बोलता हूं क्या लिखनी है आपको। जैसे हमारे ये SL अरोड़ा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है, यदि आप इफ द मीडियम के इज कांस्टेंट बाहर की तरफ, तो उसका लिख रखा है इन्होंने क्या, द फ्लक्स थ्रू S1 डज नॉट चेंज विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर S2। S2 के अंदर यदि कुछ डालोगे तो देयर इज नो इफेक्ट, फ्लक्स डज नॉट चेंज। अच्छा, यदि आप यहां डाल रहे हो
और अब पूछो S2 से कितना चेंज होगा। इसके दो पार्ट थे भाई। दूसरा पार्ट हमारे पास है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S2 चेंज इफ K इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द, ये पुट करते हो तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन, मतलब Q बाय K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वहां चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बात कर सकते हो। अच्छा यदि यहां डाल देते, बीच में डाल देते तो भी चेंज हो जाता। तो भी चेंज कितना आता, तो हमारा φ1 आता कितना, चार्ज इनक्लोज कितना है, Q अपॉन K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये है कब, जब आप इन दोनों के बीच में डाल देते, यहां डाल देते तो भी ये चेंज हो जाता। इसलिए आप सभी को थोड़ा ध्यान रखना है क्या चीज हमारे पास कैसे है, क्या मतलब है उसका, उसके बाद ही आप आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं भाई। एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये और ये क्वेश्चन हम थोड़ा आगे करेंगे हम। इसकी पहली एप्लीकेशन बच्चों हमारे पास क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। हमारे पास क्या है, मैं आपको पहले बता दूं किस तरीके की शेप हमारे पास है। हमसे ये कहा गया है, ये ले लेते हैं चलो वायर के लिए, ये रहा, ऐसे वायर मान लेते हैं, ठीक है भाई। इस वायर पे कुछ चार्ज दिया हुआ है, कुछ चार्ज ले लेते हैं भाई। तुमने चार्ज लिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये वायर बच्चों इनफाइनाइट है, ठीक है। आगे भी आप बढ़ाओगे, ये भी आगे बढ़ता रहेगा, आगे पॉजिटिव चार्ज है, जितना आप आगे तक बढ़ाओगे उतना है, और नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट है। इस वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट ले लेते हैं कोई सा भी जिस पर आप निकालना चाहो, एक पॉइंट r डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट हमारे पास है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। सर अभी आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक काम करना पड़ता है हमको, क्या, सबसे पहले गॉसियन सरफेस। इसके लिए बच्चों गॉसियन सरफेस जो बेस्ट हमारे पास हो सकता है वो क्या रहेगा, एक सिलेंडर, यहां से ये, यहां से ये सरफेस ले लेते हैं और यहां से ये, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहां से ये ऐसे, ये एक सिलेंडर ले लिया, तो जो P पॉइंट था वो एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमारे पास है जिसकी रेडियस r है और उसकी जो लेंथ है वो l है। इस तरीके से हमने मान लिया है। तो लिखा भी हमने ये, कंसीडर अ थिन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर हैविंग द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोल रहे हैं लैम्डा। इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है हमारे पास उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा हमारी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर आपको क्या करना है बच्चों, एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। So we have to choose a cylindrical Gaussian surface, लिख दिया हमने ये, जिसकी रेडियस r है, लेंथ l है, with its axis along the line charge। ये कह रहा है जो सिलेंडर की एक्सिस है वही एक्सिस हमारी किस चीज की है बच्चों, वायर की एक्सिस है। तो उन दोनों का सेंटर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है भाई। क्या करें अब हम, सर सबसे पहले जब कभी भी हमको फ्लक्स निकालना पड़ता था तो गॉस थ्योरम निकालने के लिए दो चीजें हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहली चीज तो देखो, इस चार्ज तो पूरे के ऊपर तो कितना भी चार्ज हो सकता है, पहले तो एक बात करते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास, इतने एल लेंथ। तो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है बताना जरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, कितने वायर के ऊपर, जो सिलेंडर के अंदर है, मतलब चार्ज कौन सा वाला, जो एनक्लोज्ड है, उसकी कितनी लेंथ है भाई, एल लेंथ है। तो आपसे कहा जाए चार्ज एनक्लोज्ड निकालने के लिए, तो चार्ज एनक्लोज्ड बच्चों हमारा आ गया है
एल को इधर मल्टीप्लाई कर दो विच इज लैम्डा इनटू एल। एक चीज तो हमारे पास ये आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मतलब भाई वायर कितना भी लंबा हो, ऊपर हो नीचे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है जो आपने सिलेंडर माना है उस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। तो उसके अंदर जो चार्ज आया है विच इज लैम्डा इनटू एल। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए बच्चों पहली चीज सिलेंडर के 3 सरफेस हमारे पास है। जब हमने सिलेंडर की बात की थी, जब हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो मेरे पास देखो मैंने आपसे बताया था ये मेरा सिलेंडर है। जब कभी भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, सबसे पहला काम ये देखना है उसके सरफेस कितने हैं। एक तो ये रहा आपका राइट सरफेस, राइट फेस, ये रहा आपका लेफ्ट फेस, और ये रहा आपका CSA कर्व्ड सरफेस। 3 फेसेस आपके यहां पर भी है जिसमें आप डायग्राम देख रहे हो। तो एक डायग्राम आपका यहां है, इसका नॉर्मल इधर रहेगा बच्चों, यहां पे आप लोगे तो इसका नॉर्मल इस तरफ रहेगा, और इसको लोगे तो इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है भाई, चलिए यहां बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो यहां से निकलेंगी तो किस तरफ जाएंगी? वो इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किस तरफ जाएंगी? इस तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मल भी इस तरफ जा रहा है बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रही है, तो यहाँ पे तो थीटा हमारा 0 हो गया। यहाँ पर इस तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो एंगल हमारा बनना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी आ गई, यहाँ पे थीटा हमारा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो बच्चों इस वाले सरफेस पे 90, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 90। यदि मैं सरफेस को 1 मान लूं, इस सरफेस को 2 मान लूं और इस सरफेस को 3 मान लूं, तो हमारे पास टोटल 3 सरफेस आ गए हैं। तो यदि मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायग्राम बहुत साफ सुथरा बनाना भाई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा ये बताइए आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल जो नेट फ्लक्स आने वाला है वो 3 सरफेस से आएगा, phi1, phi2 और phi3। 3 सरफेस हमारे पास टोटल है। फाई नेट निकालना है आपको। phi1 बताइए, 1 सरफेस कौन सा है भाई हमारा? ये 1 है, ये 2 है, 3 है। 1 वाले में तो क्या बनना होगा हमारा? E ds cos 90 बनना है भाई हमारा। तो यहाँ पे E ds cos 0 बनना है हमारा, और थर्ड वाले में E ds cos 90 दोबारा आ गया। ठीक है भाई, cos 90 यहाँ भी आ रहा है, cos 90 यहाँ भी आ रहा है, दोनों 0 आ गए। फाई नेट जो आपका आ गया है, E कांस्टेंट रहेगा भाई आपका, ds मेरा ये आ गया है। E कांस्टेंट नहीं, E हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा फाई नेट कितना आ जाएगा? E भाई यहाँ पे ds कौन सा सरफेस है बच्चों? 2 वाला। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। ठीक है, सरफेस 2 हमारा कौन सा वाला है? आउटर, ये थर्ड सरफेस वाला। ऐसे इसका सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? इसका हमारे पास आएगा 2 पाई RL। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई एनक्लोज्ड, फाई इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों फाई कितना है बताइए? ये आया E इंटू 2 पाई RL। चार्ज एनक्लोज कितना है आपका? लैम्डा इंटू L, ये लिखा था, लैम्डा इंटू L एप्सिलॉन नॉट। भाई L से L कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू लैम्डा। ये हमारे पास आ गया है चीज। लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा दूर आप जाओगे वायर से, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होता रहेगा। ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पर ये है। दूसरी चीज, यदि मैं कैलकुलेशन के लिए बात करूं, इजी कैलकुलेशन बनाना चाहते हो आप, तो एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों?
E इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेमडा अपन 2 से नीचे करोगे तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या हो सकता है, E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इसका ग्राफ भी बन सकता है हमारे पास, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाओगे तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, और ग्राफ ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टेंस कह रहा हूं आर, जो कि डिस्टेंस है वायर से लेके उस पी पॉइंट का। तो पहले आपको चीज क्या बनाना है भाई, एक डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका, आपको लैम्डा की फॉर्म में चार्ज इनक्लोज निकालना है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, गॉस थ्योरम में पुट कर दीजिए, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इसी एक इनफाइनाइट वायर वाली एप्लीकेशन के बेस पे। क्या कह रहा है ये, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर। तो पहले तो भाई हम वायर बनाएंगे, शेप हमारे पास लेते हैं, ये वायर बना लेते हैं हम, और वायर के ऊपर बच्चों हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म वाला। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोला है बच्चों, वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी दे रखी है, ठीक है, पर सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर हैज इट्स सेंटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वायर के सराउंडिंग में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि एक v वेलोसिटी से मूव करने में लगा हुआ है, ठीक है भाई। और इस तरीके से है जैसे ये वाला वायर है और इस तरीके से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास सीबीएसई में 2 साल आया हुआ है, ये 2000 आई थिंक मेरे हिसाब से आप देखोगे 2022 या 23 में आया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन भी है, ये 13 में आया हुआ है। और वैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास HC वर्मा का क्वेश्चन है, ये एज इट इज है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी v, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है इसमें, क्या कंसेप्ट लगाया जाए। सर पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है भाई हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स, हम बोलते थे नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भाई। नेट फोर्स निकालनी है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे निकालें, हमें पता है फोर्स निकालने का तरीका होता था F इज इक्वल टू Q इंटू E। इस वायर की वजह से आपके पास इस वायर की वजह से R डिस्टेंस की दूरी पर बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने पढ़ा है वायर की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता है ना। या फिर एक सर बताया था आपने E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय R, ये होता है, ठीक है भाई। तो क्या वैल्यू पुट करें बताइए, F इज इक्वल्स टू Q मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों इसमें लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। आइए नेट फोर्स लिखते हैं, नेट फोर्स कितनी होगी ये वाली, E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कितनी होती है mv स्क्वायर बाय R। तो भाई R से तो R कट गया, E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है हमारे पास, और विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, ठीक है भाई। हमें चाहिए सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। यदि मैं हाफ से मल्टीप्लाई यहां कर दूं और हाफ से मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, नहीं होगी सर। तो E लैम्डा अपॉन 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, E k
या ये के ई लैम्डा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये चीज आप कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, के ई लैम्डा। के कांस्टेंट, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज कांस्टेंट, और लैम्डा लैम्डा की प्रोपोर्शनल है। यदि आप ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी को, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मेरे हिसाब से इन्होंने बोला भी है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो यही बनता है। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये वाला था। यदि आप ये कंसेप्ट आप नहीं लगा पा रहे थे तो बाकी सारा कंसेप्ट आपका बेकार था। फिर फोर्स निकालने के लिए आपको ये याद होना चाहिए था F इज इक्वल टू क्यू ही होता है। तो यहाँ पे Q तो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, E मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये दोनों चीज जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप फोर्स नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात आपके पास। नेक्स्ट बात, अब हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन आती है बच्चों, इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक इस तरीके से, मतलब जैसे ये लेते हैं हम, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपके पास। इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। अब बताइए इस शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम मानेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये भाई इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव चार्ज है इसके, और उस सरफेस उस साइड भी इसका पॉजिटिव चार्ज है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है यदि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगती है सर, और यदि लाइन पर होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम में लगता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक गॉसियन सरफेस चाहिए। उससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालोगे। गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूं। तो मैं यहां से एक काम कर रहा हूं, यहां से एक ले रहा हूं सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर ने इस शीट का सिर्फ ये वाला हिस्सा ही कवर किया होगा, ये वाला हिस्सा। तो आपको इस इतने पार्ट पे आपको क्या चाहिए होगा बच्चों, छोटा सा चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा आपको पता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या बोलेंगे उसको हम, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों, चार्ज एनक्लोज्ड वाला आएगा, और एरिया कितना होगा इसका, भाई यदि इसका एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर मान रहा हूं तो इसके एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर मानूंगा, और इस वाले एरिया को भी पाई आर स्क्वायर मानूंगा। या फिर आप इसे सरफेस एस भी बोल सकते हो, सरफेस एस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको बोलना है। तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, एरिया मतलब एस, या फिर आप उसे पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो, सिग्मा इंटू एस चार्ज एनक्लोज चार्ज। तो मतलब कि चार्ज एनक्लोज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा सिलेंडर लोगे, जितनी बड़ी रेडियस वाला सिलेंडर होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे हम। कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी एंड वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट लेट इट बी पॉइंट इज यहां पर P पॉइंट है, ठीक है भाई। शीट से R डिस्टेंस की दूरी पर, या फिर यहां मान सकते हो, ये भी आपका R डिस्टेंस की दूरी पर ही होगा, ठीक है ना। यही मान लेते हैं R डिस्टेंस की दूरी पर, और सिमिलरली यहां मानते हैं विच इज ऑल्सो R डिस्टेंस की दूरी पर। क्या करते थे भाई हम, मुझे बताइए इसमें कितने सरफेस है, सिलेंडर है तो 3 होंगे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। क्या करोगे फिर से, सच छोटा सा एरिया लेंगे, इसका नॉर्मल निकालेंगे, ये रहा नॉर्मल, और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हमारे पास की डायरेक्शन में सेम, तो यहाँ पे थीटा हमारा 0 हो गया। तो थीटा हमारा 0 उस साइड भी है और थीटा हमारा 0 इस साइड भी है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों इस तरफ भी है और इस तरफ ही है, मैंने आपसे बोला ना शीट आपके पास कुछ इस तरीके से है, इधर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस ई और माइनस ई नहीं आया। तो हमने क्या बोला, चूज द गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम मान रहे हैं जिसका सरफेस एरिया ए है, यहाँ पे हमने एस लिख लिया है, आप इसे एस की जगह ए भी लिख सकते हो, और जिसकी लेंथ 2r है, और ये हमारा r और ये वाला r हो गया। ठीक है भाई। एनसीईआरटी वालों ने वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि कभी आप चाहो तो इस शीट के लिए क्यूबॉइड भी मान सकते हो, तो उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे क्यूबॉइड लो चाहे आप सिलेंडर लो। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज रहेगी। ठीक है भाई। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू cylindrical surface। ठीक है ना भाई। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में आपके पास ये क्या बोलूं, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है भाई। सिलेंड्रिकल सरफेस आपके पास, उससे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो फाई नेट जो आप निकालोगे विच इज इक्वल्स टू फाई 1, फाई 2 और फाई 3 है हमारे पास। ये फॉर 1 सरफेस, ये 2 सरफेस और ये 3 सरफेस के लिए। फाई 1 बताइए यहाँ पे आपके पास क्या बनना है। अच्छा एक 2 सरफेस भी मान लेते भाई, ये सरफेस हमारा ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर रहेगा, नॉर्मल हमारा इधर रहेगा, एंगल हमारा बन जाएगा 90। तो 2 सरफेस में तो हमारा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ई डी एस कॉस 0, 2 वाले के लिए आएगा ई डी एस कॉस 90 और ई डी एस कॉस 0। भाई कॉस 90 तो 0 हो गया, तो ई डी एस प्लस ई डी एस। तो भाई डी एस मतलब ये छोटा सा एरिया ले रहे थे, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा आ जाएगा विच इज एस। तो क्या लिखोगे, ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस। तो हम यदि टोटल नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या लिखोगे, नेट फ्लक्स ई एस और ई एस, 2 ई एस। इक्वेशन नंबर 1। यदि आपसे कहा जाए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कितना आएगा बच्चों, क्या पढ़ते थे, फाई नेट इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट कितना आ गया बच्चों, 2ES। चार्ज इनक्लोज कितना था, अभी हमने ऊपर निकाला था, सिग्मा इंटू एस। तो ये सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया, E इज इक्वल टू हमारा आ गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे बड़ी चीज तो ये आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहाँ पर, that electric field due to infinite plane sheet is independent of distance। डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है बच्चों। डिस्टेंस आपका चाहे शीट से यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहने वाली है सेम। तो ये चीज हमारे पास एक नई आई यहाँ पर। इसके ऊपर एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, काफी बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते वक्त ये गलती करते थे, इसीलिए ये वाला पार्ट कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2 प्लेन शीट मानी गई है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और पहले खुद करके देख लो आता है तो, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन सुन लेना। 2 शीट है, एक के ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एक के ऊपर है -2 सिग्मा। तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें शो ये हो रहा है, पहले सिग्मा का मतलब ये है ये पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, और -2 सिग्मा का मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस अब इस सिग्मा में से माइनस को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये वाली चीज बच्चों गलती नहीं करनी होती, ये हमारा आ गया। ठीक है, reduce the expression of the electric field at a point 1 to the left of the first sheet, right of the second sheet and between these 2 sheets।
तो हमारे पास तीन जगह हैं, एक यहां पर है रीजन 1 और यहाँ पे 2 और ये वाला रीजन 3। पहले हम बात करते हैं इन रीजन 1 की बात करते हैं। बच्चों देखो, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। रख दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, रिपेल इस तरफ। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ठीक है, और ये शीट 2। तो शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, और नेगेटिव शीट इसको करेगी अट्रैक्ट इस तरफ E2। ठीक है भाई, दोनों का, इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है। ठीक है भाई, अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो E2 ज्यादा होगा और E1 कम होगा। तो वैसे यदि बात करें E नेट निकाला जाए तो बोला जाएगा E नेट इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 बताइए भाई, E1 हमारा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो माइनस आई के ऊपर प्लस इसकी डायरेक्शन राइट तरफ है, लेकिन सिग्मा की जगह यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, डायरेक्शन आएगी आई कैप। ठीक है भाई, आई कैप आगे बाहर निकाल लो तो आई कैप कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचा, ये हमारा आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, यहाँ पे माइनस सिग्मा आएगा और वहां पे प्लस 2 सिग्मा आएगा, तो माइनस कर दो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन आई कैप। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी वो आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली इन रीजन 2 यहां पे रखोगे पॉजिटिव चार्ज, भाई ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव करेगा रिपेल इस तरफ, दैट इज E1, और ये नेगेटिव इसे करेगा अट्रैक्ट वो भी इस तरफ E2। तो क्या होगा, E नेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, डायरेक्शन दोनों की सेम है। E1 का कितना आएगा भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और दूसरे वाले का 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी आई कैप। डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आई कैप ही रहेगी। तो E नेट बच्चों हमारे पास आ चुका है। थर्ड की बात करें, यहां पर ये नेगेटिव है तो ये करेगा अट्रैक्ट, और वो पॉजिटिव है तो वो करेगा रिपेल। ये रहेगा E2 इस तरफ और E1 रहेगा इस तरफ। ऑब्वियसली बात है, इसी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो सेम रिजल्ट आएगा पर माइनस का आ जाएगा। बात करेंगे किसमें, रीजन 3 में। रीजन 3 में E नेट की बात करोगे, E1 प्लस E2, भाई E1 रिपेल कर रहा था उस तरफ तो लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और ये आएगा प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। तो आई कैप कॉमन ले लो, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप आ जाएगा ई नेट। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लिखना भाई, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे लिखना, या फिर आई कैप की फॉर्म में लिख देना, उन्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। 2 यूनिफॉर्मली नहीं है, एक ही है, ठीक है ना, ये हटा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ड्यू टू लिख लो इसे, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यहां पर हमारे पास बच्चों क्या है कि एक चार्ज शेल है, सुनो ध्यान से, पहले एक चार्ज शेल है, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं पहले। एक चार्ज शेल है हमारे पास, ये रही, इस चार्ज शेल के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
इस तरीके, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका हमारा क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, इस तरीके से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट इसके शेल के बाहर, एक इस शेल के ऊपर और एक शेल के अंदर, 3 पॉइंट है हमारे पास। उन तीनों पॉइंट्स पे वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शेल। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो हम निकालने वाले हैं कहां पर, इसलिए हमने तो क्या लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, कंसीडर थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। लो भाई, ये हमारा सेंटर, इज द रेडियस कैपिटल आर। ठीक है सॉरी, जिसका सेंटर O है। लेट द चार्ज प्लस Q, तो प्लस Q चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द शेल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O। तो R डिस्टेंस से कहां पर है, फील्ड आउटसाइड द शेल, तो ये रहा भाई हमारा पॉइंट P, दिस आउट द शेल, और यहां से जो डिस्टेंस माना है हमने दैट इज R, स्मॉल r डिस्टेंस माना है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होते हुए एक गॉसियन सरफेस ले लो, ये रहा गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, तो हमने चूज कर लिया, वी चूज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एज अ गॉसियन सरफेस। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया है। क्या करेंगे भाई हम सबसे पहले, सर सबसे पहले हम एक छोटा सा सरफेस लेते थे, उससे फ्लक्स निकालेंगे। तो भाई उसके लिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ही होगी, और सर इसका नॉर्मल की बाहर की तरफ ही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल ds एलिमेंट। ठीक है भाई, तो हम निकालेंगे फाई नेट, और छोटे वाले की बात करोगे तो छोटे वाले के लिए हमारे पास क्या रहेगा, डी फाई का, which is equals to E ds what cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नॉर्मल आर इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 हमारा हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस। यदि आप बोलो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो फाई ई हमारे पास जो आएगा विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। cos 0 तो 1 हो गया, अब ई हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो हमें निकालना है, और ds हमारा हो जाएगा ये। तो ds मतलब बड़े वाले गॉसियन सरफेस का इस एरिया, तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी द फाई ई। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुके हैं भाई 2-3 बार। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाई आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात करें हम, गॉस थ्योरम, तो क्या आएगा बच्चों, फाई ई इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई फाई ई कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज एनक्लोज कितना माना है भाई हमने, प्लस Q, है ना। यदि वहां पर कैपिटल Q माना जाते हो वो मान सकते हो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन आर स्क्वायर आ चुका है। तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी तरह का आ रहा है, जो हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला करते थे, सेम एज इट इज आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां पर ये स्मॉल r जो है वो कहां पर है, इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। तो कहीं पर भी आप यहां पर निकालो, 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 तो इट विल बी के क्यू, क्यू मतलब वो चार्ज, और r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
तो ये हम बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, kq/r²। जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वही हमारे पास एक स्फेरिकल शेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सेम आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये हमारी बात रही। यदि ये वाला पॉइंट यहां की जगह यहां हो जाए तो क्या होगा? पहली चीज तो इस वाले फॉर्मूले की यदि हम सिर्फ बात करें तो स्मॉल r विल बी इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज। एंड दैट विल बी E इज इक्वल टू kq/r²। स्मॉल r, भाई ये वाला पॉइंट यदि यहां की जगह यहां हो जाता तो यही स्मॉल r होता, यही कैपिटल R होता। तो स्मॉल r किसके बराबर होता? कैपिटल R। सेम फॉर्मूला आ गया। यदि इसी पॉइंट को उठा के मैं अंदर ले आऊं, जैसे अगली वाली शीट पे हमने यही कर रखा होगा, जैसे हमने क्या बोला है, द P पॉइंट लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अब जो हमारे पास पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है? स्फेरिकल शेल के ऊपर, मतलब यहां पर, ये रहा पॉइंट। तो गॉसियन सरफेस भी आपको कितना कैसा मानना पड़ेगा? बिल्कुल जो रेडियस इसकी कैपिटल R है वैसा ही गॉसियन सरफेस ही मानना पड़ेगा। तो सिमिलरली चार्ज जस्ट थोड़ा सा बड़ा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा जस्ट बड़ा, ऐसा ऐसे थोड़ा सा जस्ट बड़ा, जो कि हम साइज को इग्नोर कर सके। तो गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस जस्ट स्मॉलर देन द ग्रेटर देन द कैपिटल R हो, जिससे कि पूरा चार्ज इनक्लोज्ड हो जाए। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम तरीका रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, बाहर वाला निकाल के वहां पे आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। इसका थर्ड केस बच्चों होता है, यदि ये स्फेरिकल शेल के अंदर यदि आपके पास पॉइंट आ जाए तो ये हमारी शेल रही एंड नाउ देयर इज ए पॉइंट, ये हमारे पास कैपिटल R है और पॉइंट आ गया है हमारा यहां पर, ये आपने Q0 रख लिया है, जो कि टेस्ट चार्ज रखते हैं ना, Q0 टेस्ट चार्ज। तो गॉसियन सरफेस क्या मानोगे? अब ये वाला गॉसियन सरफेस मानेंगे भाई। लेकिन सबसे मजेदार वाली बात क्या है, सर चार्ज तो बाहर था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज होगा ही नहीं। जब चार्ज एनक्लोज्ड ही जीरो हो गया, चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया तो फ्लक्स क्या होता है हमारे पास? हम क्या लिखते हैं? फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जब चार्ज एनक्लोज्ड ही जीरो हो गया तो फ्लक्स इक्वल टू जीरो आ गया भाई, और फ्लक्स होता है E ds cos जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो बेसिकली हमारे पास क्या रहा, यदि मैं ग्राफिकली बताना चाहूं आपको, तो ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और R का जो रेशियो है, जो कैपिटल R है वहां तक तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? R से। और R के बाद फॉर्मूला क्या होता है? kq/r²। तो उसके बाद वो डिग्रीज में होगा। तो ग्राफ बेसिकली शुरू ही कहां से होगा? यहां से। इसके पहले हमारे पास ये वाली लाइन यहां बनेगी ऐसे। इस लाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर तक, R तक। R के बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हमने आपको याद होगा पहले अभी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला था, अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज ए चार्ज कैपिटल Q। तो ये हमारे पास फिर से थिन कैपिटल मेटेलिक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। एंड Q/2 जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है और एक 2Q चार्ज बाहर रखा हुआ है आउटसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस x। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, ठीक है भाई। सो फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। एक तो इस चार्ज पे फोर्स बताइए और एक इस चार्ज पे फोर्स बताइए। सर फोर्स एट चार्ज विच इज इक्वल टू QE होता है, पहली चीज। यदि मैं पार्ट 1 की बात करूं, फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पर चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है। तो सेंटर पे चार्ज यदि आप निकालना चाह रहे हो फोर्स, तो Q इंटू E होता है। और आपको पता है कि ये तो सेंटर है ना, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स कैसे आएगी?
भाई सेंटर पे ही है, मुझे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप हो तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी बाय चूजिंग द व्हाट, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये तो पॉइंट है ना, वो तो उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे तो आपके पास, या फिर बात की जाए जो क्वेश्चन में दे भी रखा है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल, मेटेलिक शेल के अंदर आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। कैसे? जितना चार्ज ये पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नेगेटिव ये इंड्यूस कर लेगा। नेट चार्ज कितना हो गया इसका? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर 0 रहेगी, जिसकी वजह से फोर्स भी 0 रहेगी। इस पॉइंट पे आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी, कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये वाला, सिर्फ ये वाला, या फिर ये वाला? चलो वो तो हमारा 2q आएगा। कितने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा यहाँ पर? यदि मैं कैसे निकालूं, यदि मैं गॉसियन सरफेस मानूं तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होगा? एक तो q और एक q/2। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा बच्चों? दैट विल बी q प्लस q/2 विच इज इक्वल टू 3q/2 आ गया। चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फाई ई डी एस कॉस 0 आएगा और चार्ज एनक्लोज में 3q/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और हमारे पास इसका रेडियस कितना है? x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी ds इज इक्वल टू 3q/2 एप्सिलॉन नॉट e इंटू 4πx² इज इक्वल टू 3q/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कितनी आएगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 3q/4π और इंटू 2x²। तो ये k आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है 3/2 kq/x²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों हमारे पास फोर्स निकाल लिए, तो फोर्स ऑन चार्ज 2q, इससे और फोर्स कितना होगी? फोर्स इज इक्वल टू QE। तो फोर्स q मतलब जिससे फोर्स निकालनी है, तो 2q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 3/2 kq/x²। 2 से 2 कट गया तो 3kq²/x² आ जाएगा। दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज 2q। सेकंड पार्ट क्या है भाई हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। इस शेल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? तो भाई शेल के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? q/2। तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई? फाई इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज कितना होगा? q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट विल द चार्ज एनक्लोज्ड। और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आने वाला है शेल की वजह से वो आ जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी के साथ गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम हमारे पास खत्म होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो कि एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। वो आप कर पाओगे सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो वो हमारा 10-12 मिनट का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर के ये चैप्टर जब आप खत्म कर लोगे उसके बाद हम एक ऑनलाइन यूट्यूब पर एक टेस्ट लेंगे, अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालेंगे हम, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर होगा। आप एक दिन पेपर सॉल्व करना, उसके बाद उसके नेक्स्ट संडे को हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के थ्रू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।